गुड मॉर्निंग क्लास। पिछला जो संस्कृतिकरण से संबंधित वीडियो था उसमें हमने देखा था संस्कृतिकरण के अर्थ, अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं की चर्चा हमने की थी। आज का जो वीडियो है संस्कृतिकरण को लेकर के, उसके अंतर्गत हम संस्कृतिकरण के स्रोत एवं प्रोत्साहन के कारकों की बात करेंगे और संस्कृतिकरण का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया एम.एन. श्रीनिवास ने, उसकी आलोचना की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखें संस्कृतिकरण के स्रोत एवं प्रोत्साहन के कारक। जो मुख्य कारक दिए हैं वो धार्मिक कारक है, समाज सुधार आंदोलन जो हुए हैं उनकी चर्चा करी है, राजनीतिक कारणों की बात की है, आर्थिक कारणों की बात वो कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था जो परिवर्तित हुई हमारी उसकी चर्चा है, नगरीकरण औद्योगिकरण जो हुआ देश में उसके कारण क्या परिवर्तन आया उसकी बातचीत है, और सबसे मुख्य यातायात और संचार साधनों का जो विकास हुआ है जिसके कारण परिवर्तन तीव्र गति से घटित हुए उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखें हम धार्मिक कारक। एम.एन. श्रीनिवास की मान्यता थी कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को धार्मिक कारकों ने बहुत अधिक प्रभावित किया। प्रारंभिक जो काल था उसके अंतर्गत कर्मकांड जो थे वह ब्राह्मणों के माध्यम से, संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिर आदि जो थे वो सब कर्मकांडी क्रियाओं के माध्यम से हुआ करते थे। अब कर्मकांड जो हुआ करते थे वो सब संस्कृत मंत्रोच्चार के साथ में संपन्न किया करते थे, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि ये जो मंत्रोच्चार की प्रक्रिया थी और कर्मकांड, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जब इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो ब्राह्मण के द्वारा संस्कार जो हैं, ब्राह्मण जो संस्कार कर रहा है उसे अस्पृश्य जातियां भी करने लगी, क्योंकि मंत्रोच्चार कोई और कर रहा था और कर्मकांड जो है वह निम्न जातियां करने लगी, और इससे संस्कृतिकरण की जो व्यवस्था थी वह वहाँ पर देखी गई। महानगर हैं, उसके अंतर्गत मंदिर और तीर्थ स्थान है, वहाँ पर अनेक प्रकार की भजन मंडलियाँ विकसित हो गई, रासलीलाएँ हो गई। रासलीलाओं और हरि कथा जो थी उन्होंने जन समुदाय के अंतर्गत धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों, विश्वासों का प्रचार प्रसार करने का काम किया, और ये स्थान जो थे वो संस्कृतिकरण के उदय के स्रोत के रूप में सहायक बने। दूसरी बात हम कहते हैं समाज सुधार जो आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन, उसकी चर्चा हम यहाँ पर देखेंगे। तो मुख्य रूप से अगर समाज सुधार आंदोलन की हम बात करें तो आर्य समाज और प्रार्थना समाज ने समाज सुधार आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य किया था। निम्न जातियों की परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए देश के विभिन्न भागों में हम देखते हैं कि समय समय पर कई प्रयास किए गए, और इन प्रयासों का प्रभाव संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। निम्न जातियों के अंतर्गत इन आंदोलन के कारण जागृति पैदा हुई और वह उच्च जातियों की जो व्यवहार था उसका अनुसरण करना उन्होंने प्रारंभ किया और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना उन्होंने शुरू किया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण हम देखते हैं वह है राजनीतिक कारक। संस्कृतिकरण को संभव बनाने के अंतर्गत राजनीतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था को हम देख सकते हैं, जाति की राजनीति जो शक्ति थी उसको देखें, या राजा और उस समय जो शासक थे उनको देखें। तो वहाँ देखें जो प्रारंभिक हमारी व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय वर्ण ऐसा वर्ण माना गया जिसके अंतर्गत अन्य वर्णों का या समूह हमेशा सम्मिलित होते रहते थे। जो भी निम्न समूह राजा या शासक के निकट आ जाता था वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके और अपना स्तर को ऊंचा उठा करके और क्षत्रिय संस्कृति का अनुसरण कर लेता था, और कुछ पीढ़ियों के बाद वह क्षत्रिय बन जाता था। चारण देखा जाए या भट्ट समूह को देखा जाए तो वो ऐसे ही समूह हैं जो क्षत्रिय बनने में बाद में सहायक सिद्ध हुए। स्वतंत्र भारत के अंतर्गत हम देखें तो 1950 में जब नवीन संविधान लागू हुआ
उसमें जाति, धर्म, लिंग, रंग, प्रजाति, जन्म के आधार पर सभी को समान अधिकार दिए गए। भेदभाव को कानूनी रूप से अपराध जो था वह घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार से निम्न जातियां जो थी वह अपना स्तर ऊंचा उठाने में इन परिस्थितियों ने उनमें सहयोग किया। सरकार के द्वारा कानूनी आरक्षण जो दिया गया उसके माध्यम से जो निम्न वर्ग था हमारा वह सरकारी नौकरी में आने लगा। संसद और विधानसभा के अंतर्गत उनका योगदान होने लगा। सांसद और विधायक वो बनने लगे। पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पर हम देख रहे हैं। तो विभिन्न संगठनों में निम्न जातियों के पद जो है वह प्रदान हुए। तो इसके माध्यम से इन समूहों के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक जागृति आई और इस राजनीतिक जागृति ने संस्कृतिकरण के अंतर्गत योगदान दिया। इसके बाद जो मुख्य कारक है वह है आर्थिक कारक। प्रारंभिक काल को अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण के साथ में उसका व्यवसाय निश्चित था। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन के कार्य के साथ जुड़ा हुआ था। क्षत्रिय समूह की सुरक्षा करने के साथ में जुड़ा हुआ था। वैश्य उदरपूर्ति के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ था। और जो शूद्र वर्ण था वह इन तीनों वर्णों की सेवा के साथ में जुड़ा हुआ था। और इन सब के कार्य अपने अपने निश्चित हम देख रहे हैं। लेकिन जब स्थितियां परिवर्तित हुई तो जातिगत प्रतिबंध जो थे व्यवसाय को लेकर के वे धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो गए। और निम्न जातियों ने, अस्पृश्य जातियों ने ऐसे व्यवसायों को करना बंद कर दिया जिनको अपवित्र समझा जाने लगा। उन व्यवसायों को करना बंद कर दिया और निम्न जातियों ने उन व्यवसायों को अपनाना प्रारंभ कर दिया जो कि लाभदायक थे या जिनको उच्च जाति जो है वह कार्यों को कर रही थी। ऐसे व्यवसायों को उन्होंने अपनाया। इन व्यवसायों को अपनाने का फायदा यह हुआ कि वह जिस कारण से निम्न वर्ण के साथ में जुड़े हुए थे या जिनको अस्पृश्य या लोग उनसे दूर रहते थे वह धीरे धीरे समाप्त होने लगे। पढ़ने लिखने से अवसर प्राप्त हुआ और वो अपना लाभ उठा करके अपने जीवन के तरीकों को बदल करके और उच्च जातियों के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करने लगे। उसके बाद हम बात करें आधुनिक शिक्षा। भारत के अंतर्गत सभी को शिक्षित करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी पूर्ण रूप से हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। 100% जो हमारी जनसंख्या है वह साक्षर नहीं है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। गांवों और नगरों में पाठशालाएं खोली जा रही है। वर्तमान समय में राजस्थान में देखें तो प्रयास किया जा रहा है कि हर पंचायत समिति के स्तर पर एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। अनेक विश्वविद्यालय खोले गए हैं। उम्र दराज व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं का जो लाभ है वह निम्न जाति के लोग भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जानकारी सरकार दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ तक भी पहुँचाने का कार्य कर रही है। शिक्षा के प्रसार के कारण जो निम्न जातियाँ हैं उनमें जागृति आ रही है, उनमें अपने अधिकारों को लेकर के जागृति आ रही है और जो काम अब तक गलत माने जा रहे थे या जिनको उचित नहीं माना जा रहा था उसको वो छोड़ करके और नए कार्यों को करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब शिक्षा के कारण ये लोग भी उच्च जातियों के जो जीवन तरीके हैं, व्यवसाय है, खान पान का जो तरीका है, वेशभूषा है, उसको अपनाकर उच्च जातियों के साथ में घुल मिल रहे हैं। और इस आधार पर हम कहते हैं कि शिक्षा ने भी संस्कृतिकरण के प्रोत्साहक कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। उसके बाद हम कहते हैं नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। देश के अंतर्गत हम देखें तो नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण अधिकांश जनसंख्या गांवों से नगरों की ओर खींची आ रही है। नगरों के अंतर्गत हम देखें तो जातीय भेदभाव जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम देखने को मिलता है। कल कारखानों के अंतर्गत जब व्यक्ति कार्य कर रहा है
तो वहाँ पर देखते हैं कि सभी जाति के लोग कार्य कर रहे हैं, उस व्यवसाय के साथ में जुड़े हुए हैं। इससे निम्न जातियों और उच्च जातियों के मध्य जो जातीय बंधन थे उनके अंतर्गत शिथिलता देखने को मिलती है। और उच्च और निम्न जाति के लोग साथ साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। निम्न जातियाँ उच्च जातियों के संस्कारों को ग्रहण कर रही है, मदिरापान को छोड़ रही है, मांसाहार को छोड़ रही है और शाकाहार होती जा रही हैं। तो हम कहते हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकरण ने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सहायक भूमिका निभाई है। आखिरी लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हम कहते हैं यातायात और संचार साधनों का विकास। देश के अंतर्गत जब यातायात और संचार साधनों का विकास हुआ तो निम्न जातियों के मध्य और उच्च जातियों के मध्य जो दूरी थी उस दूरी को समाप्त करने का कार्य हुआ, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात साधनों का प्रयोग कर सकता था। टिकट खरीद करके वह उसके अंतर्गत बैठ सकता था। अब आपके पास वाली सीट पर कौन बैठेगा यह आप तय नहीं कर सकते थे। जिसने भी टिकट लिया है वो आपके पास वाली सीट पर आकर के बैठ सकता है। तो इसने जातिगत जो बंधन थे उनको कमज़ोर करने का कार्य किया। संचार साधनों से व्यक्ति एक स्थान पर जो घटनाएं घटित हुई है उसको विश्व के संपूर्ण भागों के अंतर्गत वह तुरंत ही पहुंच जाती थी कि क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन आ रहा है। उस आधार के ऊपर हम देखें तो जहाँ पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो यातायात और संचार के साधनों के अभाव के कारण दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुँचवा रही थी, वह भी वहाँ पर अब पहुँचने लगी है। तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जो कि संस्कृतिकरण के स्रोत और प्रोत्साहन कारकों के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें संस्कृतिकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन। जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसके अंतर्गत कुछ न कुछ आलोचनाएं, कुछ न कुछ कमियां जो हैं वह देखने को मिलती है। और इन कमियों की ओर ध्यान आकर्षण किया है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने, मजूमदार ने, कुपुस्वामी ने, जटाबर्ग ने। इन लोगों ने इस आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है संस्कृतिकरण के सिद्धांत का वह प्रस्तुत किया है। सबसे पहले देखें संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह बहुत सीमित अवधारणा है। सीमित अवधारणा इसलिए कहा गया क्योंकि इस अवधारणा की खोज श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर प्रांत के एक बहुत छोटे से भाग कुर्ग के अध्ययन के समय की थी। और यह जो अवधारणा है वह जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही उपयुक्त रूप से देखी जा सकती है, अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत यह देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह बहुत सीमित अवधारणा के रूप में देखी जा सकती है। दूसरा कहते हैं संदर्भ समूह में अंतर जो है वह वहाँ पर देखा जा सकता है। संदर्भ समूह में अंतर इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण मुख्यतः संस्कृति के संदर्भ में प्रस्तुत करती है, लेकिन सामाजिक संरचना के परिवर्तन पर यह कोई भी प्रकाश नहीं डालती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत केवल जाति की स्थिति में परिवर्तन मात्र का विश्लेषण यह करती है। कौन सा समूह किसका अवलोकन करे, किसकी ओर बढ़ेगा, यह इस बारे में हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूह पर आधारित है। अब संदर्भ समूह जो है वह हमेशा ब्राह्मण है। संदर्भ समूह किसको कहते हैं? संदर्भ समूह वह है जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं लेकिन हम सदस्य बनना चाहते हैं, तो हम उसके नियम कायदे कानून को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो संदर्भ समूह कौन सा होगा इसकी स्पष्ट उन्होंने व्याख्या नहीं की है, क्योंकि कहीं पर यह संदर्भ समूह ब्राह्मण है तो कहीं पर यह संदर्भ समूह प्रभुत्व जाति है। और ब्राह्मणों ने भी अंग्रेजों के संपर्क में आने पर उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो परंपराएं थी, उनको अपनाना प्रारंभ कर दिया। तो हम कहते हैं कि यह स्पष्ट परिभाषित नहीं करता कि संदर्भ समूह कौन सा है। नेक्स्ट हम कहते हैं केवल जाति व्यवस्था के लिए उपयुक्त सिद्धांत है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। वर्ग व्यवस्था मुख्य रूप से आर्थिक आधार के ऊपर है।
भारत के अंतर्गत जाति व्यवस्था है, इसलिए यह अवधारणा केवल जाति व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सामाजिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए ही हमें उपयोगी सिद्ध होती है। भारत के बाहर इसका प्रयोग संभव नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट हम कहते हैं यह सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करती है, अर्थात यह सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को तो प्रस्तुत करती है, फिर उसकी व्याख्या करती है, लेकिन पूर्ण रूप से हम कहें कि एक सिद्धांत जो है वह स्पष्ट रूप से स्थापित करे तो हम कहते हैं यह सिद्धांत को स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं करने का कार्य करती है। जटरबर्ग कहते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा अनुपयुक्त अथवा प्रभावहीन या मूल्यहीन तो है, परंतु सत्य है कि यह कभी भी सत्य या असत्य सिद्ध नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, गैर सांस्कृतिक परंपराओं की अवहेलना। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में गैर सांस्कृतिक परंपराओं की उपेक्षा कर दी गई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन के वर्तमान और अतीत के पक्षों का विवरण और व्याख्या पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं करती। यह इस्लाम द्वारा घटित परिवर्तन की उपेक्षा करता है। यह इस्लाम के बाद में ब्रिटिश जो आए हैं, केवल उन्हीं की जो व्यवस्था है, उनके कारण जो परिवर्तन है, उनका ही उल्लेख करने का कार्य करती है। पंजाब के अंदर सिख धर्म के उदय की ये बात नहीं करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वह बात नहीं करती। उन सांस्कृतिक परंपराओं की इसने अवहेलना यहाँ पर कर दी है। नेक्स्ट हम कहें यह अवधारणाओं का एक समुद्र है, तो यह गलत नहीं होगा। अवधारणाओं का समुद्र इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि अलग अलग जगह पर इन्होंने अलग अलग अवधारणाओं के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। स्वयं जो श्रीनिवास हैं, एम.एन. श्रीनिवास, वो स्वयं मानते हैं कि संस्कृतिकरण को एक अवधारणा मानने की अपेक्षा इसको अवधारणाओं की पोटली मानना अधिक लाभदायक होगा। आपने इसको विषम एवं जटिल संप्रत्यय भी बताया है, तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह एक बंडल है, उसको एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कहें विसंस्कृतिकरण की अवधारणा। विसंस्कृतिकरण अर्थात पहले वाली संस्कृति को भूलना, अर्थात जिस संस्कृति के आप अब तक सदस्य थे उस संस्कृति को भूलना और नवीन संस्कृति को अपनाने की जो प्रक्रिया है वह विसंस्कृतिकरण की अवधारणा कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि विसंस्कृतिकरण की अवधारणा की उन्होंने चर्चा नहीं करी और कोई भी जाति समूह, चाहे निम्न जाति समूह जो हैं वो उच्च जाति समूह को अपना रहे हैं, लेकिन वे अपनी संस्कृति का पूर्णतः त्याग नहीं कर रहे हैं, इसलिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन विसंस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया पूर्ण रूप से होनी चाहिए वह यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। उसके बाद विवादास्पद कथन कहें या विरोधाभासी कथन जो है वह भी एम.एन. श्रीनिवास ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। श्रीनिवास अपने सिद्धांत में एक जगह पर कहते हैं कि किसी समूह में आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है। तो दूसरे स्थान पर स्वयं में लिखते हैं आर्थिक उन्नयन, राजनीतिक शक्ति का संचयन, शिक्षा, नेतृत्व तथा संस्तरण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि ही संस्कृतिकरण के लिए उपयुक्त है। तो पहले कथन में कह रहे हैं कि आर्थिक उन्नयन जरूरी नहीं है, दूसरी जगह कह रहे हैं कि आर्थिक उन्नयन होना, उसकी इच्छा होना भी आवश्यक माना गया। एक जगह लिखते हैं कि किसी अछूत समूह का चाहे कितना भी संस्कृतिकरण क्यों न हो जाए, वह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में असमर्थ रहेगा। और दूसरी जगह कह रहे हैं कि शूद्र भी अपने आप को उच्च जातियों के साथ में या उनकी जीवन शैली को अपनाकर उनके साथ में जुड़ना चाह रहे थे। तो यह जो विरोधाभासी कथन है सिद्धांत के अंतर्गत वह पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम कहें इकाई की अस्पष्टता। उन्होंने
श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की इकाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने जाति, जनजाति या किसी समूह को संस्कृतिकरण की परिभाषा में इसकी इकाई बताया, लेकिन इन समूहों में भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि संस्कृतिकरण उपजाति या गोत्र समूह में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो इकाई को जो स्पष्टता होनी चाहिए वह स्पष्टता अपने सिद्धांत में वह प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट, कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि यह अनुकरण की प्रक्रिया मात्र है, इसको हम किसी सिद्धांत के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर समूह दूसरे समूह से कुछ ग्रहण करता है और अपने समूह के साथ या अपनी जीवन शैली के साथ इसको अपना लेता है। तो वह केवल अनुकरण करना है, अपनी जीवन शैली को बदल करके और किसी दूसरे समूह के साथ में जुड़ने की जो अवधारणा है वह गलत है या केवल पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा ही कही जा सकती है। नेक्स्ट हम कहते हैं दुष्कार्यात्मक प्रभाव। तो हम कहते हैं कि संस्कृतिकरण में जाति अग्रिम सामाजिकरण करती है। गतिशीलता के अभाव में निम्न जाति संस्तरण में उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाती है, जिसकी वह आकांक्षा रखती है। और जब वह आकांक्षा रखती है और उसको वह स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है, तो इस कारण से उस जाति समूह के अंतर्गत अपनी जाति जो संदर्भ समूह था उसके विरोध में गुस्सा उत्पन्न होता है, और उस गुस्से को हम कभी मारपीट, आगजनी या अन्य प्रकार के जो दंगे फसाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बैर भावना हो सकती है, उसके रूप में देखते हैं, जो कि एक विघटनकारी प्रभाव समाज की जो व्यवस्था है उसके ऊपर डालती है। नेक्स्ट, सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता का अभाव है। मजूमदार लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सभी स्थानों की सभी निम्न जातियों में देखने को नहीं मिलती है। कहीं कहीं पर निम्न जातियाँ उच्च जातियों की संस्कृति का अनुसरण करती हैं। कई क्षेत्रों में उच्च जातियाँ निम्न जातियों का अनुसरण करती हुई भी देखी जाती है, और कई क्षेत्रों में उच्च जातियाँ निम्न जातियों को संस्कृतिकरण करने से भी रोकती है। तो हम कहते हैं कि सार्वभौमिकता जो है वह यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपका पूरा संस्कृतिकरण से संबंधित सिद्धांत जो है उसकी चर्चा हमने यहाँ पर करी है। 2 भाग हैं इसके, और इन दोनों भागों के अंतर्गत हमने अपनी बातचीत यहाँ पर करी है। धन्यवाद।